प्रिय छात्रों, आज हम प्रसाद की एक प्रसिद्ध कविता पढ़ेंगे। उस कविता का वाचन करेंगे और विश्लेषण करेंगे, उस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि हमारे आपके सोचने समझने के अतिरिक्त भी इसमें से क्या और कुछ सूत्र निकलते हैं क्या। तो यह कविता है अशोक की चिंता। ये कविता प्रसिद्ध है। प्रसाद की और भी बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन सब अपने अलग अलग रंगों को लेकर। अशोक की चिंता प्रसाद की ऐतिहासिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी दार्शनिक सोच को रेखांकित करती है, उनके मूल्यों को सामने लाती है और प्रसाद को छायावादी कवि के रूप में भी स्थापित करती है। तो सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि किसी भी कविता को एक अच्छे ढंग से पढ़ना, उसका वाचन करना, उस कविता के साथ न्याय करना होता है। और इतना ही नहीं, उस कविता को पढ़ने से उसके अर्थ खुलते जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अशोक की चिंता कविता का शीर्षक है और कविता का पाठ हम करेंगे। जलता है यह जीवन पतंग, जीवन कितना अति लघु क्षण, ये शलभ पुंज से कण कण, तृष्णा वह अनल शिखा बन, दिखलाती रक्तिम यौवन, जलने की क्यों ना उठे उमंग, है ऊंचा आज मगध सर, पदतल में विजित पड़ा गिर, दूरागत क्रंदन ध्वनि फिर, क्यों गूंज रही है अस्थिर, कर विजयी का अभिमान भंग, इन प्यासी तलवारों से, इनकी पैनी धारों से, निर्दयता की मारों से, उन हिंसक हुंकारों से, नतमस्तक आज हुआ कलिंग। यह सुख कैसा शासन का, शासन रे मानव मन का, गिरिभार बना सा तिनका, यह घटा टोप 2 दिन का, फिर रवि शशि किरणों का प्रसंग। यह महादंभ का दानव, पीकर अनंग का आसव, कर चुका महाभीषण रव, सुख दे प्राणी को मानव, तज विजय पराजय का कुढंग। क्या बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले कि कविता एक छंदोबद्ध कविता है, लय है, इसमें प्रवाह है, याद भी हो जाती है जल्दी, इसलिए कि तुक मिलती है। और तुक बेतुकी नहीं मिलती है, बल्कि शब्दों का चयन प्रसाद बिल्कुल ऐसे करते हैं जहाँ शब्द अर्थ के साथ उपयुक्त हो, उनमें नाद सौंदर्य हो और प्रवाह हो। छंदोबद्ध कविता है, प्रसाद की एक प्रसिद्ध प्रगीतों में से एक है। अब सवाल उठता है इस कविता के कथ्यकार। जैसा कि हम जानते हैं, प्रसाद के संपूर्ण काव्य साधना में, प्रसाद के, बल्कि कहना चाहिए प्रसाद की संपूर्ण साहित्य साधना में 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक ऐतिहासिक, दूसरा दार्शनिक और तीसरा काव्यात्मक। तो ऐतिहासिक रूप में हम जानते हैं कि प्रसाद इतिहास के गहन अध्येता थे। भारतीय इतिहास पर उनका असीमित अधिकार था और वे इतिहास को पुराण मिथक के साथ जोड़कर अपने गहन अध्ययन के बल पर उसमें से ऐसे प्रसंगों का चयन करते थे जो उनके अपने समय के सवालों का जवाब दे सकें, उनके अपने समय के मनुष्य की चिंता
का सबब बन सकें, उसका कोई समाधान दे सकें। ये तो हम जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से प्रसाद ने नाटकों का प्रणयन किया और सबके सब ऐतिहासिक नाटक हैं। फिर हम ये भी जानते हैं कि कामायनी का एक स्तर ऐतिहासिक भी है। फिर हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद दार्शनिक कवि हैं। दर्शन उनके संपूर्ण काव्य में, संपूर्ण व्यक्तित्व में परिचालित है, तो दर्शन है। और इसके साथ हम ये जानते हैं कि प्रसाद हैं छायावादी कवि। ऐसा छायावाद जिसने मूल काव्य रूढ़ियों से विद्रोह किया, जिसने व्यक्ति को महत्व दिया, व्यक्ति की भावनाओं को महत्व दिया, समाज के क्रूर अनुशासन का विरोध किया, और वह किया जो उसका मन चाहता था। लेकिन मन की बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। मन अर्थात मानस, अर्थात वह मन जिसमें भावना हो तो विवेक भी हो। अब ये अशोक की चिंता कविता देखिए, यहाँ ऐतिहासिक है। हम सभी जानते हैं कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, राज्य विस्तार की लालसा से आक्रमण किया। बहुत अधिक उनको वहाँ विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि कलिंगवासी अपनी स्वाधीनता को खोना नहीं चाहते थे। वे लड़े, जी जान से लड़े, प्राणों की परवाह नहीं की, और अपने राज्य को बचाए रखने के लिए उन्होंने युद्ध में अशोक का पूरी तरह से सामना किया। अशोक भी तुल गए थे, क्योंकि जब किसी राजा के हृदय में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा बलवती हो उठती है, तो समझ लीजिए कि महत्वाकांक्षा आग होती है। आग के दो रूप होते हैं। आग चूल्हे में भी जलती है, हमारे काम आती है। आग दिए की लौ भी होती है, हमें प्रकाश देती है। और आग भयंकर दावानल भी होती है, जंगल के जंगल, शहर के शहर जलाकर राख कर देती है। अशोक की लालसा की आग समझ लीजिए एक तरह का दावानल थी, जंगल की आग की तरह। कोई परवाह नहीं, कौन मरता है कौन नहीं, क्या होता है। विध्वंस किया अशोक ने। वैसे भी कलिंग युद्ध के होने तक अशोक चंडाशोक के रूप में कुख्यात थे। ख्यात थे लेकिन कुख्यात थे। चंडाशोक बहुत ही भीषण, निर्मम, अमानवीय हिंसा में लिप्त व्यक्ति, सम्राट अशोक, वैसा व्यक्तित्व। तो कलिंग का युद्ध हुआ, और कलिंग के युद्ध के में स्पष्ट है कि अशोक को विजय मिली। विजय माला उनके गले में पड़ी, विजय श्री उनको प्राप्त हुई। प्रश्न है, देखिए कि कितना सुंदर मोड़ कवि ने चुना है। कवि की एक बड़ी क्षमता होती है कि कहा गया है कि कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कि कवि वो सब कुछ देख लेता है जो हम और आप अपने साधारण आँखों से नहीं देख पाते हैं। कवि अपने युग को देखता है, अपने युग से परे देखता है। प्रसाद सच्चे कवि थे। उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से अपने विगत युगों को देखा, उनमें से प्रसंगों का, कथानकों का चयन किया जो कि उनके वर्तमान के अनुकूल बैठता था, और उसके साथ उन्होंने ऐसा संदेश दिया, ऐसे मूल्य दिए कि वे आगे आने वाले युगों का मार्गदर्शक कर सकें। इसी को युग प्रवर्तक कवि कहते हैं, इसी को युग दृष्टा कवि कहते हैं। दृष्टा अर्थात देखने वाला, जो अपने को देखे और अपने से परे देखे, अपने सामने जो है उसको देखे, उससे परे देखे। वो देखे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आगे आने वाला है।
भविष्य दृष्टा। तो प्रसाद ऐसे ही कवि थे। तो अशोक ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अब अशोक चिंता में डूब गए। अब इस चिंता शब्द पर ध्यान दीजिएगा। चिंता प्रसाद का प्रिय शब्द है, प्रिय मनोभाव है। क्यों? इसके महत्व पर ध्यान दीजिए। चिंता होती है जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो, तो चिंता होनी नहीं चाहिए। लेकिन चिंता अगर नहीं, इच्छा अगर नहीं पूरी हो तो चिंता होनी चाहिए। लेकिन अशोक की चिंता एकदम अलग है। यह चिंता केवल चिंता नहीं है, इसमें है वैराग्य, इसमें है आत्मभर्त्सना, इसमें है ग्लानि, इसमें है पश्चाताप, इसमें है जीवन को समझने की एक विरागपूर्ण दृष्टि, और इसमें है धीरे धीरे अमानवीयता से बढ़कर मानवीय गुणों की ओर बढ़ने का जो एक आग्रह है, वो इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि अशोक की चिंता चिंता से बढ़कर चिंतन पर रुकती है, और चिंतन दर्शन का ही पर्याय है। तो अशोक की चिंता में अशोक ने इतना नरसंहार किया, इतना रक्तपात किया कि हालत ये हुई कि अशोक को अपने विजय की दुंदुभी की जगह युद्ध भूमि में जो शव पड़े हुए हैं उनके इर्द गिर्द और उस उजड़े हुए कलिंग में आर्तनाद करती असहाय महिलाएं, विधवाएं, बच्चे, वृद्ध, घायल, ये जितने दुखी हैं, उन सब का आर्तनाद, उन सब का करुण क्रंदन अशोक को सुनाई दे रहा है। सोचिए कैसे मन में उसके परिवर्तन आता है कि कहाँ विजय की दुंदुभी सुनना है, जयकारे सुनने हैं। उसके पहले युद्ध में अशोक ने हुंकार सुनी, प्यासी तलवारों की मार सुनी, लेकिन अब अशोक क्या सुन रहा है? वो आर्त जनों का क्रंदन सुन रहा है, सोच रहा है कि उसने क्या कर दिया, पछतावा। तो ये भी एक चिंता का रूप है कि हम जो कर्म करें वह कर्म तो हो, लेकिन उस कर्म की ऐसी परिणति हो जो हमने पहले सोचा नहीं था, उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो अशोक का ध्यान इसी पे जाता है कि उसने ये क्या कर दिया। चंडाशोक, प्रचंड अशोक, भीषण, निर्मम, निर्दय अशोक, उससे ऐसे सोचने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन इतनी जगह इतने विजय प्राप्त करने के बाद कलिंग युद्ध में कुछ ऐसा भीषण संहार हुआ, ये भी हम कह सकते हैं कि अशोक की चेतना में धीरे 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 रक्तपात करते करते उसके प्रति एक वैराग्य जैसे आने की स्थिति आ गई थी कि दोनों बातें मिल गईं। अशोक के अपने मन में हो रहा परिवर्तन और सामने हुई घटना, दोनों बातें, दोनों संयोग मिल गए और अशोक चिंता में डूब गए। और अशोक ने चिंता करनी शुरू की, चिंता के माध्यम से चिंतन करना शुरू किया। अब इस चिंतन में 3 बातों पर अशोक का ध्यान जाता है। सबसे पहले अशोक कहते हैं कि यह जो जीवन है, ये इस जीवन में मनुष्य पतंगे के समान जल रहा है। पतंगा हम जानते हैं रोशनी का कीड़ा है, रोशनी से आकर्षित होकर उसके आसपास मंडराता है, इतना आकर्षित होता है कि रोशनी की आग का उसे भान नहीं रहता, और पास जाता है और पास जाता है और जलकर राख हो जाता है। अशोक के साथ ऐसा ही हुआ। तृष्णा, आगे वो वर्णन भी करते हैं, तृष्णा अनल, कि तृष्णा की आग ऐसी है कि उसमें जलकर पतंगा जैसे राख हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का भी यही
हश्र होता है। और अशोक की तृष्णा के अनल में जैसे जलकर राख होते हैं पतंगे, वैसे अशोक के मन की एक स्थिति है। और अशोक उसके माध्यम से यह सोचने लगते हैं कि ऐसा युद्ध हुआ, ऐसी प्यासी तलवारें चली, ऐसी निर्दय हुंकारें गूंजी, इतना सब कुछ हुआ। मगध आज गर्वोन्नत है क्योंकि उसको विजय मिली। कलिंग आज लज्जा से, अपमान से सिर उसका झुका हुआ है, दुख से, वेदना से सिर झुका हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे अशोक का सिर भी झुकने लगा है ग्लानि से। ग्लानि वह भाव होता है जब किसी कार्य को करने के बाद उस कार्य के ऐसे परिणामों को देखकर जो जिनकी हमने अपेक्षा नहीं की थी, जो हमारे विपरीत गए, उन परिणामों को देखकर जो भाव मन में होता है, पश्चाताप कहते हैं उसको, पछतावा कहते हैं, ग्लानि कहते हैं कि कैसे ये हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। अशोक के मन की यही अवस्था है। तो अशोक सोचने लगते हैं। तो बीच के पदों में कवि ने बताया है कि कैसे युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ। तो युद्ध भूमि का चित्रण भी इन पंक्तियों में दिया गया है। और इसके बाद अशोक सोचते हुए यह पाते हैं कि अंत में मिलता क्या है। तो वो सोचते हैं कि यह जीवन क्या है कि मनुष्य अपने अहंकार का मद पीकर, मदांध होकर, विश्व विजयी बनने की आकांक्षा से प्रेरित होकर सामने आ रहे किसी भी गतिरोध की परवाह न करके आगे बढ़ते हुए, कुचलते हुए चला जाता है। लेकिन एक दूसरा चक्र और है जो मनुष्य से परे है। वो भी बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ते जाता है। वह है काल चक्र या नियति चक्र। ध्यान दीजिएगा, प्रसाद के पूरे साहित्य में एक शब्द दर्शन बनकर, विचारणीय तथ्य बनकर सामने आता है, और वह है नियति। नियति का सीधे सीधे हम भावार्थ या अनुवाद एक शब्द में नहीं कर सकते हैं। हम इसे केवल भाग्य नहीं कह सकते हैं, ये इससे भी बड़ा शब्द है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि नियति काल का ऐसा चक्र है जो मनुष्य से परे है। काल निरपेक्ष होता है। सम्राट आते हैं, जाते हैं, विजय होती है, पराजय होती है। जीवन में लोग ऊंचे उठते हैं, नीचे गिरते हैं, लेकिन काल निरंतर बढ़ता चलता है। काल ने बड़े बड़े सम्राटों को गर्वोन्नत माथे लिए हुए उनके उन्नत सरों को देखा और मृत्यु के आगे उनको झुकते देगा। जो जन्म ले रहा है उसको नष्ट होना ही है। इस जन्म और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन सवाल है कि जन्म और मरण के बीच का जो समय है, जो अवधि है, उसे हम कैसे बिताएं, उसे सार्थक कैसे करें। मनुष्य होकर हम अपनी मनुष्यता को कैसे अमर बनाएं। तो अमरत्व ऐसी ही बात है कि अमर होता है मनुष्य अपने पार्थिव शरीर से नहीं, बल्कि वो अमर होता है अपने किए हुए कर्मों से। अगर वे कर्म अच्छे उद्देश्य से हैं तो वे सत्कर्म होते हैं। अगर वो अच्छे उद्देश्य से नहीं हैं, स्वार्थ से प्रेरित हैं, तो दुष्कर्म भी साबित हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अशोक का कलिंग युद्ध एक दुष्कर्म था, बेशक था, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अशोक उस पर विचार करते हैं और वे धीरे धीरे दो बातें सामने लाते हैं। पहली बात यह कि काल चक्र तो निरपेक्ष है, विजय पराजय से वो रुकता नहीं है। जैसे रवि शशि किरणों का प्रसंग कहते हैं
कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, इसके बावजूद सूर्य का उदय होना, अस्त होना, चांद का उदित होना, अस्त होना चलता रहेगा, पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद अशोक ये दर्शन की ओर आते हैं। तो वे सबसे पहले अपनी की गई हिंसा के दुष्परिणाम पर सोचते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि इसका मार्ग क्या है। यहाँ पर बौद्ध दर्शन प्रसाद की मदद करता है। हम लोग जानते हैं कि प्रसाद प्रमुख रूप से शैव दर्शन के अनुगामी थे, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद के अपने समय में गांधीवाद बहुत ज़्यादा प्रबल था और गांधीवाद का मुख्य है अहिंसा। तो अहिंसा भी प्रसाद को प्रेरित कर रही थी और इस अहिंसा को भारतीय दर्शन में आधार मिलता है महात्मा बुद्ध के अहिंसा के उपदेश से। तो प्रसाद दर्शन में उस धारा को लेते हैं। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, अशोक ने कलिंग विजय के उपरांत उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और न केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा ली बल्कि अपने प्रजा को में प्रेम, करुणा, त्याग, अहिंसा, सत्य आदि मूल्यों को का अनुकरण करने के लिए प्रजा को संदेश दिया। जगह जगह शिलालेखों पर अपने संदेश खुदवाए और बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए लोगों को दूसरे देशों में भेजा। तो अशोक पूरी तरह से अशोक का व्यक्तित्व बदल गया। इसीलिए कलिंग युद्ध अशोक के व्यक्तिगत जीवन इतिहास में भी एक क्रांतिकारी घटना है, एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली घटना है। तो इसके बाद अशोक यह सोचते हैं कि इस हिंसा का दुष्परिणाम जो हो रहा है इससे निकलने का, यानी अशोक ये सोचते हैं कि बल से, भौतिक बल से, हिंसा से लोगों के तन जीते जा सकते हैं, उनके शरीरों को समाप्त किया जा सकता है, मारा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, राज्य जीते जा सकते हैं, भूखंड जीते जा सकते हैं, लेकिन लोगों के हृदयों पर शासन। तो पहले ही हमने देखा कि अशोक चंडाशोक के रूप में कुख्यात था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इस विजय के उपरांत अशोक की ये चिंता जो कि चिंतन में पर्यवसित होती है, इस चिंतन की परिणति यह होती है कि अशोक पूरी तरह से व्यक्तित्वांतरित होकर वह प्रियदर्शी अशोक बन जाता है। तो ये कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह चंडाशोक के प्रियदर्शी अशोक में बदलने की राह दिखाती है। तो अशोक सोचते हैं कि इस शासन का क्या सुख है, जो शासन केवल राज्यों को, भूखंडों को जीतने के लिए। क्यों ना ऐसा शासन किया जाए जिसमें लोगों के हृदयों पर शासन हो, लोगों को अच्छे मूल्य दिए जाएं, मनुष्यता का पथ प्रशस्त हो, मानवता आगे बढ़े। और हम जानते हैं कि मनुष्य सभ्यता का इतिहास युद्धों से नहीं, शांति से निर्धारित हुआ है। हमेशा कला, कौशल, दर्शन, साहित्य की उन्नति, पूरी मनुष्य सभ्यता का इतिहास पढ़ जाएं हम, कला, कौशल, दर्शन, साहित्य और मनुष्य के चरम मूल्यों की उन्नति शांति के समय में हुई है, युद्ध में नहीं। युद्ध तो खलबली पैदा कर देने वाला है, युद्ध तो उद्विग्न हृदय का बहुत ही आतंककारी कर्म है युद्ध। तो आप देखिएगा कि यह कविता आज के समय में भी ये कविता बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि कवि अपने युग को देखता है, युग से परे देखता है। तो प्रसाद के युग ने द्वितीय महायुद्ध देखा था, द्वितीय विश्व युद्ध, 2 विश्व युद्ध हो चुके थे,
द्वितीय विश्व युद्ध तो प्रसाद के समय से ज़रा उसी के साथ जो जापान पर अणुबम गिराया गया और उसका जो विध्वंस था, हम देख सकते हैं कि उसकी छाया अशोक की चिंता कविता में उसकी छाया प्रतिफलित होती है। तो मनुष्य को समाप्त करने के लिए जो हिंसा की जाती है, उस हिंसा का कोई परिणाम नहीं निकलता है, लेकिन मनुष्य के मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कला, साहित्य, दर्शन के माध्यम से मनुष्य सभ्यता को आगे बढ़ाने में काम आता है। जब हम मनुष्य का इतिहास पढ़ते हैं, मनुष्य सभ्यता का, तो यहाँ युद्धों का नहीं, सम्राटों का नहीं, बल्कि सामान्य जनता के कार्यकलापों का इतिहास ये होता है। सभ्यता का उत्थान मूल्यों के उत्थान से होता है। तो यह बात प्रसाद ने, और फिर उसमें ये भी बताया है कि भौतिकता और साम्राज्य लिप्सा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आप ध्यान दीजिए इसमें कि छायावाद वैयक्तिकता का विद्रोह है, लेकिन यह वैयक्तिकता, छायावाद की वैयक्तिकता सामान्यता में, सामूहिकता में पर्यवसित होने वाली वैयक्तिकता है। यहाँ व्यक्ति समाज के विरुद्ध नहीं बल्कि समाज के साथ है। यहाँ व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग है, क्योंकि छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता ये बताई गई है कि प्रकृति का सहवर्ती यह काव्य है। अब यहाँ भी आप देखिएगा, इस कविता में दो प्रतीक लिए गए हैं, एक पतंगे का और एक अनल, आग का, और इन दो प्रतीकों के माध्यम से कवि ने पूरी कविता में अशोक की चिंता को, और कवि की एक और विशेषता होती है, परकाय प्रवेश करता है। कवि केवल अपनी बात नहीं कहता, वो दूसरों की भी बात कहता है। तो कवि दूसरों की बात ऐसे कहता है जैसे उसकी अपनी बात हो। आप देखिएगा कि प्रसाद की यह कविता अशोक की चिंता जैसे प्रसाद की अपनी चिंता है। इस शक्ति से, इस क्षमता से, इस सरसता से वे अत्यंत ही दुष्कर विषय को, एक दर्शन को हमारे सामने ऐसे रखते हैं, क्योंकि प्रसाद की ये विशेषता है कि दर्शन की शुष्कता को वो कविता की तरलता में डुबो देते हैं और एक ऐसा सरस संदेश हमारे सामने रखते हैं जिसके बल पर हम उस कविता को याद रखते हैं। यह कविता हमारी चेतना को झंकृत करती है, हमें कुछ सोचने समझने पर मजबूर करती है, और कविता के रूप में यह हमको आनंद तो देती ही है। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कविता छायावाद की प्रतिनिधि कविता कैसे है। ये बात बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। छायावाद की प्रतिनिधि कविता ये इसलिए है कि छायावाद में ऐतिहासिक चेतना है, छायावाद में राष्ट्रीय चेतना है, छायावाद में दार्शनिक चेतना है, छायावाद में प्रकृति चेतना है, छायावाद में रहस्य है, और उसके साथ साथ छायावाद में वैयक्तिक मूल्य हैं तो मानव मूल्य भी हैं। तो इन दोनों दृष्टियों से हम देखते हैं कि छायावादी काव्य की सारी विशेषताएं इस आख्यान परक कविता में प्रतिबिंबित होती हैं, और प्रसाद के काव्य का एक अलग ही रंग यह कविता प्रस्तुत करती है। तो अशोक की चिंता यह एक ऐतिहासिक कविता होते हुए भी हमारे लिए एक सामान्य, सरस, सुबोधगम्य, आस्वादमय कविता प्रतीत होती है। इसी दृष्टि से हमें अशोक की चिंता कविता का अध्ययन करना चाहिए, और ख़ास तौर पे कवि के साथ न्याय करने के लिए इसके काव्यत्व पर विचार तो करेंगे ही, इसके दर्शन पर विचार तो करेंगे ही, इसके शैली शिल्प पर भी हमको ध्यान देना है कि इसमें प्रवाह और छंद और लय का कवि ने कैसे प्रयोग किया है और कैसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।